हाँ जी, सत श्रीकाल। दिस इज़ मी एडवोकेट गुरजंट सिंह। साथियों, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एक टॉपिक है। साथियों, आपकी ज़िंदगी में कभी ना कभी आपको ऐसा मौका ज़रूर मिला होगा कि भाई आपने अपनी प्रॉपर्टी बेची हो, सेल करी हो। आपने अपनी प्रॉपर्टी, आपकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा मौका ज़रूर आया होगा। तो वो प्रॉपर्टी आप सेल कैसे करते हैं, आज उसको हम जानते हैं। जिनको नहीं पता, जिनके हमेशा डाउट रहते हैं कि भाई प्रॉपर्टी कैसे सेल होती है, कैसे क्या होता है क्या नहीं, तो वो आज जानते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है सेल क्या है। सेल डिफाइन कर रखी है सेक्शन 54 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर, और इसका मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस। की भी आपने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो चाहे एग्रीकल्चर लैंड है, वो चाहे अर्बन लैंड है, आपने उस प्रॉपर्टी को जो ओनरशिप है वो आप किसी को दे रहे हैं ऑन ए प्राइस। आपने किसी कीमत के ऊपर वो प्रॉपर्टी किसी बंदे को दे दी है, उसकी ओनरशिप उसको ट्रांसफ़र कर दी है। अब सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होती कैसे, देखिए। सेलर एंड बायर दो जने कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट टू सेल। कि भी जो सेलर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं ये बेचना चाहता हूँ, और बायर जो है वो कहता है कि मैं खरीदना चाहता हूँ, ये सेलर जो है बेच रहा है। तो वो एग्रीमेंट होता है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, जिसके ऊपर वो सेटल अप होते हैं कि भी इतने करोड़ या इतने लाख का मैं ज़मीन जो मेरी है, मेरा घर जो है, मैं बेचना चाहता हूँ। तो ये हुआ एग्रीमेंट टू सेल। वहाँ पर क्या होगा कि भी दो गवाह होंगे, इसके साथ साइन होंगे वहाँ पे। कुछ जो बायर है उसके द्वारा सेलर को कोई टोकन मनी भी दी जा सकती है, 50,000 60,000 की भी। हाँ, मैं पूरा मतलब जेन्युइन बंदा हूँ कि मैं इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता हूँ। तो दोनों की टर्म्स एंड कंडीशंस के द्वारा एक डेट फिक्स की जाती है कि भी जिस दिन उन्होंने सेल डीड को एग्जीक्यूट करवाना है। तो उस सेल डीड की एग्जीक्यूशन के लिए वो दोनों फिर पेश आगे आते हैं, तहसीलदार के आगे, या जहाँ पर भी इनकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन होनी होती है, रजिस्ट्रार ऑफिस के आगे ये पेश होते हैं, वहाँ पर आते हैं। और जो भी अमाउंट बाकी होती है वो बायर जो है सेलर को दे देता है, और डेट जो डीड है, सेल डीड है, वो एग्जीक्यूट हो जाती है। जो उसकी ओनरशिप है वो किसको मिल जाती है, बायर को। अब जिस दिन ये सेल डीड एग्जीक्यूट हो रही है उस दिन भी दो विटनेस लगते हैं, उनकी आईडीज वगैरह लगती हैं। एग्रीमेंट टू सेल जब हो रहा है तब भी वहाँ पर दो गवाहों के साइन होते हैं। जरूरी नहीं है कि भी वही गवाह वहाँ पर पेश हों जिस दिन सेल डीड को एग्जीक्यूट करवाया गया। अब हम जानते हैं कि भी क्या ड्यूटीज़ हैं सेलर की। देखिए, सेलर की ड्यूटी बनती है, कोई भी अगर वो प्रॉपर्टी बेच रहा है तो उसकी ये ड्यूटी बनती है कि भी वो अगर प्रॉपर्टी के अंदर किसी भी तरह का डिफेक्ट है तो वो उसे ज़रूर बताएगी। जो बायर है उसे बताए कि भाई मेरी प्रॉपर्टी में ये डैमेज है। अगर उसे नहीं पता, उसकी नॉलेज में था ही नहीं कि भी कोई डिफेक्ट ऐसा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर उसे पता है कि भी डिफेक्ट है प्रॉपर्टी के अंदर, तो उसे उसे ज़रूर बताना चाहिए। वो बायर को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ज़रूर दिखाए कि भी ये डॉक्यूमेंट्स है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे पास पूरी पावर है इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए। बायर कोई भी क्वेश्चन कर रहा है तो सेलर की ड्यूटी बनता है उन उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी रिलेवेंट क्वेश्चन है उसका जवाब दे। सेलर की ये भी ड्यूटी बनती है कि भी जो सेल डीड का एग्जीक्यूशन के लिए जो भी डेट एंड टाइम सेटअप किया गया है उनके द्वारा, उस दिन वो उस सेल डीड को एग्जीक्यूट जरूर करवाए। और सेलर की ये भी ड्यूटी बनती है कि बी जब तक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं हो जाती है प्रॉपर्टी की, इवन एग्रीमेंट टू सेल हो गया आपका, आपको साई भी मिल गई है, तब तक, जब तक वो सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं हो जाती, तब तक, जब तक उस इंसान को ओनरशिप नहीं मिल जाती उस ज़मीन की, तब तक आप उस ज़मीन की प्रॉपर टेक केयर करेंगे। ये नहीं है कि भी एग्रीमेंट हो गया, पैसे मिल गए, जानिए प्रॉपर्टी मेरा क्या, मैं तो इसको ऐसे छोड़ दूंगा। सेलर की ये भी ड्यूटी बनती है जब सेल डीड एग्जीक्यूट हो जाए तो उसकी जो पोजीशन है वो बायर को दे। और ड्यूटी क्या बनती है सेलर की ड्यूटी बनती है कोई भी पब्लिक चार्ज या फिर रेंट ड्यू है अगर प्रॉपर्टी के ऊपर, तो वो उसे पे ऑफ करे। और पूरी की पूरी वारंटी दे सेलर को। जो सेलर है पूरी की पूरी, सॉरी, जो सेलर है पूरी की पूरी वारंटी देगा बायर को कि भी आई एम द रियल ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी एंड मैं इसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अब जब सेल प्राइस जो सा है, सेलर को जब पूरा पेड अप कर दिया गया है, तो सेलर बाउंड है उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को देने के लिए टू द बायर। अब राइट्स ऑफ सेलर क्या आ जाते हैं, देखिए। प्रॉपर्टी की जब तक ओनरशिप बायर को नहीं दे दी गई है तब तक अगर उस प्रॉपर्टी में से कोई भी इनकम या प्रॉफिट अराइज हो रहा है तो उसके लिए सेलर पूरा का पूरा इंटाइटल्ड है। और जब बायर पोजेशन में आ जाता है तो जो भी इनकम एंड प्रॉफिट उस प्रॉपर्टी से हो रहा है वो उसके लिए
एंटाइटल्ड है। बायर की ड्यूटी क्या होगी? देखिए, बायर की ड्यूटी, बायर बाउंड है ये बताने के लिए सेलर को कि भी कहीं कोई ऐसी कोई वो तो नहीं है कि भी एकदम प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने वाले हैं और वो जो सेलर है कहीं ऐसा इंसान था जिसे पता नहीं था कि भी रेट बढ़ने वाले हैं, और कोई ऐसा वहाँ पे रिसोर्स है ज़मीन के ऊपर या वहाँ पर कुछ ऐसा बनने वाला, हाईवे टपने वाला है, कुछ भी मतलब जिसकी वजह से रेट बढ़ने वाला और वो पर्सन उससे सस्ते में ज़मीन खरीद ले, और उस पर्सन को बाद में पता लगे या फिर बाद में पता नहीं भी लगता, अगर ऐसा वो करता है तो देखिए वो जो सेल डीड होगी वो फ्रॉडुलेंट होगी कि भी जो बायर था उसे पता था इस प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने वाले हैं और सेलर एक भोला भाला इंसान था, इस वजह से उसने वो प्रॉपर्टी सस्ते में बेच दी, उसे ये नहीं मालूम था प्रॉपर्टी के रेट बढ़ सकते हैं। तो ये डिस्क्लोज करना ज़रूरी है बायर को, सेलर को, कि भाई मैं ये प्रॉपर्टी इसलिए खरीदना चाह रहा हूँ कि भी क्या नीड है उसकी, या तो ये बताएं, मतलब ये नहीं कि भी प्रॉपरली बताए पर उसको ये भी बताना ज़रूरी है कि भी इस प्रॉपर्टी के रेट बढ़ सकते हैं और इतने बढ़ सकते हैं कि भी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, आपकी गरीबी जो है या फिर आपकी जो नीड है वो पूरी हो सकती हैं आने वाले समय के अंदर। अब जो भी प्राइस है, सेल प्राइस, वो बायर द्वारा पूरा का पूरा दे दिया जाएगा टू द सेलर, जो भी उनकी सेटलमेंट्स हुई हैं। और या फिर अगर बायर कह देता है कि भी जो भी पब्लिक रेंट हैं और जो पब्लिक ड्यूज़ हैं टू द कॉरपोरेशन वो मैं सारे के सारे पे कर दूंगा, तो भी ये इनके बीच में एडजस्ट होना चाहिए, प्रीपेड होना चाहिए इनके बीच में, पहले से प्री प्लान होना चाहिए इनका कि भी हाँ मैं जो चार्जेस हैं, रेंट्स हैं, वो मैं पे कर दूंगा टू द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अब जब प्रॉपर्टी बायर को मिल जाती है तो बायर जो है लायबल हो जाता है किस चीज़ के लिए, किसी भी तरह का अगर लॉस हो रहा है, किसी भी तरह की अगर प्रॉपर्टी में डिस्ट्रक्शन हो रही है, देन ही इज़ लायबल फॉर दैट, देन सेलर इज़ नॉट लायबल फॉर दैट थिंग। और जो भी सेलर एंड बायर के लाइक पब्लिक चार्जेस एंड रेंट्स को लेकर हुआ था वो अगर पेएबल है, अगर पे करना है तो वो पे करेगा, बायर भी पे करेगा जैसे सेलर पे करता था। राइट्स ऑफ बायर क्या है? जो बायर है वो इंटाइटल्ड है, कोई भी अगर बेनिफिट अराइज हो रहा है या फिर बेनिफिट इंक्रीज हो रहा है, कहीं प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है या फिर कोई भी रेंट उसे मिल रहा है, कुछ भी प्रॉपर्टी से जो भी उसको कोई भी प्रॉफिट मिल रहा है उसके लिए वो इंटाइटल्ड है जब उसको वो प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी गई है। अब जो बायर है उसके ऊपर उसके पास पूरा चार्ज आ जाता है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वो उसे कहीं पर भी किसी को भी बेच सकता है या फिर दे सकता है। सो ये था ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का टॉपिक, सेल्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे होती है, क्या क्या चाहिए, एग्रीमेंट टू सेल होगा, फिर सेल डीड की एग्जीक्यूशन होगी, टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी लाभदायक लगी हो, और ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।